दोस्तों, आपका फिर से एक बार दिल से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं फिरोज खान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रिस्को एनी टाइम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक बार एक बेहतरीन केस स्टडी के साथ आया हूं और आज का केस स्टडी है ट्रू मेक इन इंडिया ब्रांड रॉयल एनफील्ड का केस स्टडी। रॉयल एनफील्ड का केस स्टडी है, मतलब आज जो हमारे इंडिया के अंदर ट्रू बाइक लवर्स हैं उनके लिए केस स्टडी है। लेकिन दोस्तों, उससे भी बड़ा केस स्टडी है बाउंस बैक, कम बैक का एक बेहतरीन एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, रॉयल एनफील्ड एक ऐसी ब्रांड है जो आज इंडिया के अंदर अपनी बाइक के अंदर अपने सेगमेंट के अंदर इंडिया की हार्डली डेविडसन मानी जाती है। लेकिन सबसे कमाल की बात इस ब्रांड की तो ये है कि ये जिस सेगमेंट में बिजनेस कर रही है, ये जिस सेगमेंट की बाइक बना रही है, एडवेंचरस और टफ बाइक बना रही है, इस सेगमेंट की ये लीडर बन चुकी है। इसका बिजनेस हार्डली डेविडसन और दुनिया की सारी टफ बाइक से भी ज्यादा बढ़ चुका है। इतनी पॉपुलर बन चुकी, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर क्रिएट कर लिया दोस्तों। इसीलिए इसकी दीवानगी, इसकी चाहत, इसका क्रेज इंडिया के अंदर बाइक लवर्स में बरकरार है। आज जहां पर मंदी के कारण इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, बहुत सारी ऐसी अलग अलग तरह की बाइक बनाने वाली ब्रांड्स हैं जिनका बिजनेस आज 50% से भी कम हो चुका है, वॉल्यूम 50% से भी कम हो चुका है। तब भी दोस्तों, इसके बावजूद भी आज भी इतनी मंदी के दौर में भी आज रॉयल एनफील्ड को अगर आपको खरीदना हो तो आपको 2 वीक का वेटिंग करना पड़ता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी पॉपुलर, कितनी ज्यादा बिक रही है आज भी इस दौर में भी, और लोगों को कितना क्रेज है कि 2 वीक आज भी लोग वेट करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, इसीलिए दोस्तों इनका जो बिजनेस है इंडिया के साथ साथ 45 कंट्री से भी ज्यादा कंट्री में आज एक्सपांड हो चुका है और बड़ी तेजी से वर्ल्ड वाइड एक्सपांड हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आप कमाल की बात जानते हैं इसकी, आप इसकी बाउंस बैक की बात जानते हैं। वो ये है दोस्तों कि ये एक ऐसी कंपनी है रॉयल एनफील्ड कि जब इनको आइसर मोटर्स ने एक्वायर किया, आइसर मोटर्स ने खरीद लिया जब इस कंपनी को मद्रास मोटर्स से, तब दोस्तों मिड 90s के अंदर ये एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। जी हाँ, ये एक ऐसी कंपनी थी जिसकी वजह से आइसर मोटर को बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ता था। और दोस्तों, ये सुपर फ्लॉप बाइक हो चुकी थी इंडिया के अंदर, इसका कोई खरीदार नहीं था। और दोस्तों, ये एक जमाने के अंदर बंद होने की कगार पे थी। तभी दोस्तों आइसर मोटर की कमान एक नए सीईओ ने संभाली। विक्रम लाल के बेटे, जो फाउंडर थे आइसर मोटर के, उनके बेटे सिद्धार्थ लाल ने जब आइसर मोटर की कमान संभाली तो उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए, कुछ ऐसे चेंजेस किए रॉयल एनफील्ड के अंदर। तो दोस्तों, ये करने के बाद सुपर बाउंस बैक किया, सक्सेसफुल हुई ये ब्रांड, और फिर देखते ही देखते इतनी तेजी से इसने ग्रो किया कि आज आइसर मोटर का 80% बिजनेस केवल रॉयल एनफील्ड से आ रहा है। और ये वही ब्रांड है दोस्तों जो एक जमाने में सुपर फ्लॉप थी, लॉस मेकिंग ब्रांड थी, और आज 80% बिजनेस केवल रॉयल एनफील्ड से आइसर मोटर को आ रहा है। तो दोस्तों, इतनी सक्सेसफुल ब्रांड हुई कैसे? ऐसा तो क्या किया इनके जो नए सीईओ थे सिद्धार्थ लाल ने, और किस तरीके से रॉयल एनफील्ड के अंदर चेंजेस किए जो आज इतनी सफल हुई? ये कमबैक स्टोरी, ये बाउंस बैक स्टोरी आज मैं आपको इस केस स्टडी के जरिए बताने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, इंडिया के अंदर जब भी किसी भी केस स्टडी का जिक्र होगा जिसमें बेहतरीन कमबैक, बाउंस बैक बताया जाएगा, तो रॉयल एनफील्ड को जरूर लोग याद करेंगे। इतना जबरदस्त केस स्टडी है। देखिए दोस्तों, अब रॉयल एनफील्ड बनी कैसे, ठीक है, और ये इतनी सक्सेसफुल इंडिया में हुई कैसे? ये 2 स्टोरी अलग अलग है। अब ज्यादातर लोगों को लगेगा कि ये मेक इन इंडिया मैंने बताया, मतलब कि इंडिया के अंदर ये इंडिया की ब्रांड है, आज की डेट में ये इंडिया की ब्रांड है। लेकिन दोस्तों, ये एक्वायर की गई हुई ब्रांड है, इसका जन्म इंडिया में नहीं हुआ था। ये यूरोपियन ब्रांड थी, इंग्लैंड में बनी थी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि ये कंपनी की शुरुआत कैसे हुई। तो इसकी शुरुआत होती है 1893 के अंदर, 1893 में, यानी कि ये 130 साल से भी पुरानी ब्रांड है दोस्तों। अब दोस्तों, हुआ यूं कि ये कंपनी स्टार्टिंग के अंदर जब बनी, द एनफील्ड साइकिल कंपनी लिमिटेड के नाम से बनी। ये पहले साइकिल बनाती थी, और साइकिल से पहले भी इस कंपनी का नाम अलग था, लेकिन ये गन्स बनाती थी और साइकिल के स्पेयर पार्ट्स बनाती थी। लेकिन एनफील्ड ब्रांड बनी 1893 में, जहां वो साइकिल बनाती थी। अब इतनी बेहतरीन क्वालिटी की साइकिल बनाती थी जिसकी वजह से उनका मार्केट बहुत अच्छा बनने लगा, जबरदस्त साइकिल बिकने लगी। तो दोस्तों, अब हुआ यूं कि इनके जो फाउंडर थे उन्होंने एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने इस साइकिल के अंदर एक मशीन लगाया। मशीन लगाने के बाद उन्होंने देखा तो पैडल बिना भी साइकिल चल सकती थी, तो उसको मोटरसाइकिल बना डाला। तो यहाँ पे दोस्तों 1901 के अंदर फिर इसी एनफील्ड साइकिल कंपनी ने मोटरसाइकिल बनाने की शुरुआत की, और 1901 से एनफील्ड मोटरसाइकिल शुरू हो चुकी थी। उसके बाद धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते गए, नई R&D करते गए, तो मॉडल्स चेंज होते गए। अब जब मॉडल बना तो इतना टफ मॉडल बनाया दोस्तों, इतना बेहतरीन मॉडल बनाया, इतनी कंफर्टेबल बाइक बनाई कि बहुत पॉपुलर होने लगी। ये टफ और एडवेंचरस बाइक थी। अब दोस्तों,
इनका टर्न अराउंड कैसे हुआ, इनको सफलता कैसे मिली। अब तक तो ये केवल बाइक बना रहे थे और छोटी मोटी सफलता हासिल कर रहे थे, लेकिन दोस्तों 1914 के अंदर वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, वर्ल्ड वॉर 1। तब उनको आर्मी की तरफ से ऑर्डर्स मिलने लगे बाइक के। अब उस जमाने में होता ये था वर्ल्ड वॉर के अंदर 1914 में कि घोड़े के ऊपर वॉर किया जाता था, ठीक है। जंगल में जाने के लिए पैदल जाना पड़ता था, पहाड़ी चढ़नी पड़ती थी, टफ रास्ते थे, तो घोड़े के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो यहाँ पर आर्मी को एक और विकल्प मिल चुका था एनफील्ड बाइक का। इन्होंने ऐसी टफ बाइक बनाई कि आर्मी को बिल्कुल सूट हो, ऐसी एडवेंचरस टफ बाइक बना डाली और इतनी सक्सेसफुल है कि जो आर्मी बाइक से लड़ती थी, लेकर लड़ती थी, जंग लड़ती थी, वो अब फ्लूक हो या नसीब से हो या वाकई में हो ये पता नहीं, लेकिन वो जंग जीत जाती थी। तो दोस्तों यहाँ पर उसका मार्केट बहुत बनने लगा, उसको लोग शुभ भी मानने लगे और मार्केट भी बनने लगा, तो यहाँ पर उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। अब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वर्ल्ड वॉर 5 साल चला तो उनको बहुत बड़ा मार्केट मिला। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट थी, बहुत सारी ऐसी कंट्री थी जिन्होंने उनको ऑर्डर दे दिए अपनी आर्मी के लिए, जंग लड़ने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों उन्होंने अपना जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था वो बढ़ा डाला, एम्प्लॉयज बढ़ाए और एक के बाद एक बाइक्स बनाते गए। आर्मी को जैसी बाइक चाहिए थी वैसी बाइक बना के दी और दोस्तों यहाँ से इनका दौर शुरू हुआ। अब लोग जानने लगे थे कि ये जो एनफील्ड है ये टफ आर्मी यानी कि टफ लोगों के लिए बाइक्स बनाती है। और उसके बाद दोस्तों हुआ यूँ कि वर्ल्ड वॉर तो ख़त्म हो गया, उसके बाद जितने भी गवर्नमेंट्स थी वो लोग अगर टफ बाइक चाहती थी तो इनके थ्रू ऑर्डर लेती थी। और दोस्तों फिर हुआ यूँ कि 1931 का वो दिन आया जब एनफील्ड ने उनका फ्लैगशिप मॉडल निकाला, बुलेट। 1931 के अंदर बुलेट का जन्म हुआ और ये वो ब्रांड है 350 सीसी और 500 सीसी का जब जन्म हुआ 1931 में, वहां से लेकर आज तक वही डिजाइन, वही स्टाइल की ब्रांड चलती आ रही है, वही स्टाइल की बुलेट चलती आ रही है और ये भी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इससे पुराना डिजाइन आज की डेट में कोई कंपनी और चला नहीं रही, केवल बुलेट चला रही है, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है दोस्तों। और दोस्तों इतना सक्सेसफुल, इतना फ्लैगशिप मॉडल हुआ बुलेट एनफील्ड का, जो आज भी लोग रॉयल एनफील्ड को बुलेट के नाम से जानते हैं। भाई आपको क्या खरीदना है, मुझे बुलेट खरीदनी है। लेकिन ये रॉयल एनफील्ड का एक ब्रांड था, एक मॉडल था, ये सक्सेसफुल रहा और उसके बाद कभी भी पीछे पलट के नहीं देखा। अब हो ये रहा था दोस्तों कि लोगों को लग रहा था ये तो टफ लोगों के लिए, मैचो मैन के लिए है, पुलिस वालों के लिए है, आर्मी के लिए ब्रांड है और बहुत सक्सेसफुल रही। अब दोस्तों इंडिया में इनकी एंट्री कैसे हुई? अब हुआ यूँ दोस्तों कि 1955 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि वो भी अपने पुलिस के लिए, अपनी आर्मी के लिए एक बेहतरीन बाइक ला के दे और वो इतनी टफ हो कि वो जब लेके जाए तो उनको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो अब हुआ यूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ने एनफील्ड को 800 बाइक का ऑर्डर दिया, लेकिन पॉलिसीज के तहत एनफील्ड को इंडिया के अंदर मद्रास कंपनी है चेन्नई में, उनके साथ कोलैबोरेशन करना पड़ा और कोलैबोरेशन करने के बाद मद्रास कंपनी के थ्रू 800 बाइक इंडिया में आई और ये हमारी आर्मी में मिली। और दोस्तों वहां से इंडिया के अंदर उनकी एंट्री हुई और इतनी सक्सेसफुल रही दोस्तों, इतनी जबरदस्त इंडिया के अंदर आर्मी को उसका रिस्पॉन्स मिला कि उसके बाद एक के बाद गवर्नमेंट ऑर्डर देती गई। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर तो क्या था कि अब तक टफ लोग इसको यूज कर रहे थे, अब उसके बाद भी जब लोकल पब्लिक को खरीदनी थी तो वो कौन खरीदता था? वो लोग ही खरीदते थे जो वाकई में 6 फुट के हो, लंबे चौड़े हो, गबरू जवान हो, ऐसे लोग खरीदते थे। अब देखिए दोस्तों हुआ यूँ कि इंडिया के अंदर पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, एशिया के अंदर पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, लेकिन 1967 के अंदर दोस्तों इंग्लैंड के अंदर उनको बहुत बड़े लॉसेस, क्राइसिस का सामना करना पड़ा। तो वहाँ के सारे प्लांट बंद हो चुके थे, अब केवल इंडिया में चल रही थी। इंडिया में चल रही थी तो कुछ सालों के बाद 70s के अंदर मद्रास कंपनी ने पूरी तरीके से रॉयल एनफील्ड को खरीद लिया, पूरी तरीके से खरीद लिया। अब ये मेड इन इंडिया ब्रांड बन चुकी थी, पूरी एक्वायर कर ली थी। अब दोस्तों यहाँ पर बुलेट ब्रांड अब इंडिया के लिए काम करने लगी थी। तो अब यहाँ पे इसको कौन खरीदता था? एक इंडियन गवर्नमेंट खरीदती थी, उसके बाद किसान, जो टफ किसान होते थे वो खरीद लेते थे, बाकी के जो लोग बहुत टफ गबरू जवान होते थे वो खरीदते थे। ज़्यादातर हरियाणा में बहुत चलती थी, राजस्थान में बहुत चलती थी ये बाइक। तो इस तरीके से ये बिजनेस चल रहा था। अब मद्रास कंपनी के पास भी 6000 प्रोडक्शन का यूनिट लगा था, लेकिन मुश्किल से 2000 यूनिट निकल रही थी और वो भी बिक नहीं रही थी। अब दोस्तों दौर धीरे धीरे चेंज हो रहा था, बुलेट को रिप्लेस करने के लिए अब 1990 का समय आ चुका था। अब 1990s के अंदर हुआ यूँ दोस्तों कि बहुत सारी ऐसी ग्लोबलाइजेशन के दौर पे, लिबरलाइजेशन जब हुआ, मनमोहन सिंह साहब ने, जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन लाए, ग्लोबलाइजेशन लाए, तो 1991 के बाद बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल ब्रांड इंडिया में आई,
इंडिया में आई, जैसे कि होंडा है, कावासाकी है, यामाहा है, तो वो लोग 100 से लेकर 150 सीसी की बाइक लेके आए जो सस्ती थी, लाइट वेट थी और दोस्तों टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थी रॉयल एनफील्ड से। तो दोस्तों लोगों ने बहुत पसंद की और बाइक का बिजनेस बहुत चलने लगा। ये ब्रांड इतनी सुपर पॉपुलर होने लगी। तो दोस्तों इसकी वजह से जो रॉयल एनफील्ड है उसका बिजनेस नहीं चल पा रहा था, उनकी बाइक्स कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। अब उस बाइक के अंदर दिक्कत क्या थी पता है? रॉयल एनफील्ड में लोग क्यों नहीं खरीद रहे थे? जैसे कोई अगर समझो गबरू पहलवान नहीं हो तो वो इसे खरीद ही नहीं पाता था। पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ थी। एक उसका जो किक था वो बाउंस बहुत करता था, पुल बहुत करना पड़ता था और कभी भी अगर बैक मार जाता था तो पैर इंजर्ड कर लेता था। तो ये पावरफुल लोगों के लिए था, प्लस इतनी हैवी वेट थी कि अगर गिर जाए तो उसे कोई उठा नहीं पाए। तीसरी चीज़ क्या थी कि वो सारे जो गियर्स थे वो राइट हैंड साइड देते थे, ठीक है। और अभी जो क्रेज चल रहा था, जो इंपोर्टेड बाइक्स आ रही थी वो लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रेक्स, लेफ्ट हैंड साइड पे गियर्स दे रही थी और किक राइट साइड पे दे रही थी और ये इतनी लाइट थी। तो दोस्तों सिस्टम में और टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा था, गैप आ रहा था। तो लोग इसको पसंद कर रहे थे, उसको ना पसंद कर रहे थे। अब दोस्तों उसके बाद भी सबसे बड़ा दिक्कत उनको कहाँ लगा? जब इंडिया की द ट्रू हमारा बजाज कंपनी जब लॉन्च हुई, जब उनका स्कूटर आया तो 6-6 महीने लोग वेटिंग करने लगे। 6 महीने स्कूटर को खरीदने के लिए वेटिंग करते थे, लेकिन कोई रॉयल एनफील्ड को खरीदार नहीं मिल रहा था। तो दोस्तों जो बाइक चलाने वाले लोग थे ना वो इस 4-5 कंपनी के अंदर डाइवर्ट हो गए और इनका बिजनेस बहुत तेजी से चल रहा था। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर उसका बिजनेस डाउन होने लगा। 1990s के अंदर आइसर मोटर्स ने फिर मद्रास कंपनी के पास से ये कंपनी को खरीद लिया, रॉयल एनफील्ड को खरीद लिया। अब जो आइसर मोटर है दोस्तों, इसके पास 14 बिजनेस ऑलरेडी थे और ये 15वां बिजनेस आ चुका था। अब ये जो 15वां बिजनेस रॉयल एनफील्ड का आइसर मोटर ने लिया था, ये लॉस मेकिंग बिजनेस था, अनसक्सेसफुल बिजनेस था, इंडिया में इसका कोई मार्केट नहीं था और उसकी वजह से रॉयल एनफील्ड की वजह से आइसर मोटर्स की बैलेंस शीट बिगड़ रही थी, इसका लॉस उनको भुगतना पड़ता था। अब देखिए दोस्तों आइसर मोटर के पास इतने बेहतरीन बिजनेस थे, जैसे कि कमर्शियल व्हीकल, आज आप टेम्पो देख रहे हो, ट्रक्स देख रहे हो कमर्शियल, उसमें बात साथ थी। उसके बाद उनके पास जो ट्रैक्टर्स थे, आइसर ट्रैक्टर, वो बहुत ज़्यादा बिक रहे थे, सक्सेसफुल ट्रैक्टर, सक्सेसफुल वेंचर था। उसके बाद कपड़े में भी थे, ऐसे 14 अलग अलग बिजनेस में थे और 15वां बिजनेस ये था। लेकिन ये बिजनेस सुपर फ्लॉप था, सुपर फ्लॉप, ये चल ही नहीं रहा था क्योंकि ये कंपैरिजन लोग इन बाइक्स के साथ कर रहे थे, सुपर बाइक्स के साथ कर रहे थे जो नए ज़माने की थी, नई टेक्नोलॉजी वाली थी। अब देखिए दोस्तों दौर आया कि इसको बंद करना है। अब रॉयल एनफील्ड बंद होने की कगार पे थी। अब आइसर मोटर इतनी बड़ी लॉस उठा नहीं पा रहा था। तभी विक्रम लाल के बेटे, जो विक्रम लाल अब तक के फाउंडर थे आइसर मोटर्स के, वो सीईओ थे। उनके बाद उनके लड़के कम उम्र में 29 की एज के अंदर उन्होंने आइसर मोटर्स की सीईओ पद संभाला और सीईओ जब बने तो वो यंग जमाने के थे, यंग सोच रखते थे, वो बाइक लवर थे, उनको बुलेट से बहुत ज़्यादा क्रश था दोस्तों। वो बाइक्स के बहुत बड़े जानकार थे क्योंकि उन्होंने जहाँ पर एजुकेशन लिया था तो उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी की थी दोस्तों। तो उनको बखूबी पता था कि ये कंपनी क्या है, इसमें ये क्या कर सकती है। लेकिन ये सुपर फ्लॉप मॉडल था। तो अब हुआ यूँ दोस्तों कि जब बोर्ड ऑफ मीटिंग की गई तो सिद्धार्थ लाल ने सारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स से एक चांस मांगा इस कंपनी को, रॉयल एनफील्ड को बचाने के लिए एक मौका मांगा। अब सबने सिद्धार्थ लाल के ऊपर ट्रस्ट किया और उनको एक मौका दिया। तो सिद्धार्थ लाल ने जो पहला डिसीजन लिया, ये एक ऐसा डिसीजन था दोस्तों जो आज भी लोग उनके डिसीजन को सलाम करते हैं। वो ये था दोस्तों कि उन्होंने एक सेंटेंस बोला था जो लोग आज भी यूज कर रहे हैं, लेस इज मोर। लेस इज मोर इसका मतलब क्या है? इनके पास 15 बिजनेस थे, लेकिन ये 15 बिजनेस में आइसर मोटर की मास्टरी किसी भी बिजनेस में नहीं थी, किसी भी फ्लैगशिप मॉडल में नहीं थी। तो वो सिद्धार्थ लाल चाहते थे कि इतने सारे बिजनेस जो है उसको बंद कर दें और कम बिजनेस पे फोकस करें, कम प्रोडक्ट पे फोकस करें, ताकि वो उस सेगमेंट के लीडर बन सके, मास्टर बन सके और लोग उनसे जाने। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, 15 में से 13 बिजनेस को बेच डाले। उसमें ट्रैक्टर भी था जो सक्सेसफुल और प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस था। उन्होंने सबसे पहला बिजनेस कौन सा रखा? 2 बिजनेस में से कमर्शियल व्हीकल का, जो सक्सेसफुल था, जो बहुत बड़ी रेवेन्यू जनरेट करके देता था। और दूसरा कौन सा साथ में रखा? रॉयल एनफील्ड, सुपर फ्लॉप, जो लॉस मेकिंग बिजनेस था। लेकिन सिद्धार्थ लाल ने ये डिसीजन लिया, ट्रैक्टर्स को बेच दिया जो सुपर प्रॉफिट मार्जिन वाला था और रॉयल एनफील्ड को रखा। अब दोस्तों रॉयल एनफील्ड को जब रखा तो उन्होंने देखा कि इतनी सारी बाइक्स आ चुकी है, हमारी बाइक्स क्यों नहीं बिक रही? तो कस्टमर क्या चाहता है, तो उनके मुताबिक चेंजेस करो, ना कि हमको कस्टमर को चेंज करना है, हमें खुद को चेंज करना है। तो उन्होंने क्या किया, देखा कि बाकी बाइक्स लोग क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि वो कंफर्ट है, नई टेक्नोलॉजी वाली है, इजी है, शानदार है, लाइट है। तो
इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने भी अपने रॉयल एनफील्ड बुलेट के अंदर चेंजेस करने शुरू कर दी। अब जो किक थी वो इतनी हार्ड किक थी ना, उसको सॉफ्ट किया, उसको रिप्लेस किया सेल्फ स्टार्ट से। यानी कि अब आपको सेल्फ स्टार्ट करना है, किक मारने की जरूरत नहीं है। ये पहला मूव किया, पहला चेंज किया। दूसरा चेंज किया क्या, अब इनके गियर्स जो थे दोस्तों राइट साइड पे आते थे, बाकी के सारे लेफ्ट साइड पे आते थे। तो जो लोग भी बाकी की बाइक चलाते और अचानक से ये रॉयल एनफील्ड चलाते थे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते थे, क्योंकि गियर शिफ्टिंग अपना माइंड तुरंत चेंज नहीं कर पाता था। तो इन्होंने फिर सारे गियर्स लेफ्ट साइड पे ले लिए। जी हाँ, तो अब ये बड़े चेंजेस लाए। उनके बाद टेक्नोलॉजी में लेके माइलेज बढ़ाई, सीसी वही रखी, इतनी टफ बनाई, इंजन के अंदर सुधार किया दोस्तों। और फिर देखना क्या था, जबरदस्त कंफर्ट, कलर डिजाइन यंगस्टर्स के लिए बनाया, थोड़े कलर्स के अंदर चेंजेस किए, ट्रेंडी कलर्स लेके आए, 350 क्लासिक मॉडल्स लेके आए, थंडरबर्ड लेके आए, हिमालय लेके आए, ऐसे मॉडल निकाले। और दोस्तों जब ऐसे मॉडल कंफर्ट के साथ निकाले, अब लोग इसको खरीदना पसंद कर रहे थे। तो वो दौर भी आया दोस्तों। 15 साल उन्होंने मेहनत की, 2015 तक खूब जम के मेहनत की, खूब जबरदस्त मार्केटिंग की, बहुत सारे ऐसे एडवेंचरियस टूर्स करते थे, बहुत सारे ऐसे मार्केटिंग फंडास करते थे, जिसकी वजह से जो ट्रू बाइक लवर्स होते थे ना, वो एक बार इस बाइक को चलाते थे, एक्सपीरियंस लेते थे, फिर उसके दीवाने हो जाते। तो इस तरीके से बात साथ बनती गई। और दोस्तों वो दिन भी आया कि 2015 हुआ। 2015 के बाद इसका मार्केट जो बना है, इतना बना कि 2016-17 तो उनके लिए गोल्डन पीरियड था। ऐसा पीरियड कि अगर आप बाइक मांगने जाओ तो आपको 3 महीने का वेटिंग मिलता था। फिर धीरे धीरे इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ाए, इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई। और आज भी दोस्तों इतनी मंदी है, आज भी बाकी सारे बाइक्स, बाकी जितने बाइक्स है उनका बिजनेस 50% डाउन हो चुका है। फिर भी आज भी अगर आप रॉयल एनफील्ड का क्लासिक मॉडल खरीदने जाते हो तो आपको 2 वीक का वेटिंग करना पड़ता है। 2 वीक का वेटिंग। आज भी इतनी पॉपुलर ब्रांड बना चुके हैं और इतनी जबरदस्त सक्सेसफुल हासिलता कर ली है। देखिए दोस्तों उन्होंने क्या किया, इन्होंने ना क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इन्होंने सोचा, इन्होंने ना एप्पल वाली स्ट्रेटेजी को यूज किया जो स्टीव जॉब यूज करा करते थे। उन्होंने सस्ती करके ज्यादा बेचने पे फोकस नहीं किया। इन्होंने क्या किया, प्रीमियम बाइक ही बनाएंगे, टफ बाइक और एडवेंचर बाइक ही बनाएंगे। अपना लीडरशिप, अपनी जो सेगमेंट है उसको छोड़ेंगे नहीं। इसके अंदर इतनी बेहतरीन क्वालिटी देंगे, इतना शानदार परफॉर्मेंस देंगे, इतना ज्यादा कंफर्ट दे देंगे और इतनी बेहतरीन क्वालिटी दे देंगे कि जब कंज्यूमर, जब इसका यूजर, बाइक लवर जब इसे यूज करेगा और वो कभी भी किसी बाइक से कंपेयर करेगा तो इसको ही पसंद करेगा। ऐसी बाइक बनाई और दोस्तों परफॉर्मेंस लाजवाब, जबरदस्त सर्विस, जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन। और दोस्तों इस तरीके से मार्केटिंग किया, इस तरीके से परफॉर्मेंस लाइक, इस तरीके से चेंजेस किया, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज यूज की और उसका नतीजा मिला, बहुत तेजी से ग्रो मिला। ये वही बिजनेस है जो सुपर फ्लॉप हो चुका था, अब सक्सेसफुल इंडिया में तो हुआ। उसके बाद सिद्धार्थ लाल साहब ने इंडिया के अंदर अशोक लेलैंड के सीईओ को हायर किया और वो सीईओ अब इंडिया का बिजनेस संभाल रहे हैं। और सिद्धार्थ लाल साहब बैठे हैं लंदन में और वहां से अब ऑपरेट कर रहे हैं रॉयल एनफील्ड को वर्ल्ड वाइड एक्सपांड करने के लिए। और आज 45 कंट्री से भी ज्यादा कंट्री में इंडिया में बुलेट्स बन रहे हैं, इंडिया में रॉयल एनफील्ड बन रहे हैं और एक्सपोर्ट हो रहा है। और वो दिन भी दूर नहीं दोस्तों कि 200 कंट्री से भी ज्यादा कंट्री में आपको रॉयल एनफील्ड देखने को मिलेंगे। उसी के पीछे मेहनत कर रहे हैं इनके सीईओ सिद्धार्थ लाल साहब। तो दोस्तों वाकई में ये एक ट्रू कमबैक की स्टोरी है। इससे हम क्या सीख सकते हैं दोस्तों, बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम ये सीख सकते हैं कि आपके पास कैसा भी बिजनेस हो, अगर आप उसमें फेल हो गए हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर अपना बिजनेस फ्लॉप हो गया हो कोई दिक्कत नहीं। बस आपको करना क्या है, बस आपको हिम्मत रखना है, पेशेंस रखना है और आपको अपने बिजनेस के अंदर रेगुलर इंटरवल पे डिसीजंस लेने, कड़क डिसीजंस लेने हैं। आपको रेगुलरली R&D करते रहना है और आपको आपके कस्टमर्स के हिसाब से अपने बिजनेस में चेंजेस लाना है। आप वो करिए जो आपका कस्टमर्स चाहता है, आप वो बेचिए जो आपका कस्टमर चाहता है, आप वो करिए, वो बेचिए और उस तरीके से बेचिए जिससे आपके कस्टमर्स को खुशी मिले। और जब आपका कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को यूज करके खुश होएगा तो दोस्तों वो खुद तो खरीदेगा, बाकी के रेफरेंस को भी लेके आएगा और आपका बिजनेस भी रॉयल एनफील्ड की तरह बढ़ेगा। ये हम सीख सकते हैं दोस्तों। देखिए निराश होने की जरूरत नहीं है। फेलियर्स जो होते हैं ना, फेलियर्स ये हमारे लिए एक स्टेप होता है सक्सेस बनने के लिए। जब जब आपको फेलियर्स मिलेगा आप उसको इंप्रूव करोगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, डरना नहीं है, आपको आगे बढ़ता रहना है। बस आज एक टेक्नोलॉजी वाला जमाना चल रहा है दोस्तों, तो आपके पास बहुत बड़ा मौका अपने बिजनेस को पूरे इंडिया में एक्सपांड करने का। आप किसी भी तरह के बिजनेस कर रहे हो और अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस नहीं है और आप अच्छे बिजनेस की तलाश में है, अपॉर्चुनिटी की तलाश में, तो दोस्तों आज मैं आपके लिए रिस्को के प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं। मैं आज आपके लिए रिस्को प्लेटफॉर्म के और 15 अलग अलग तरह के 15 अलग अलग कैटेगरी के ऑनलाइन बिजनेसेस लेके आया हूं, जिसमें से आप अपने मनपसंद कैटेगरी का बिजनेस चूज कर सकते हैं रिस्को प्लेटफॉर्म के ऊपर।
देखिए दोस्तों, जो मैं 15 बिजनेस की बात कर रहा हूँ, ये ऐसे बिजनेसेस हैं, ऐसी कैटेगरी है जो इंडिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है, सबसे ज़्यादा डिमांड वाली कैटेगरी और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन वाली कैटेगरी का बिजनेस में की बात करने जा रहा हूँ। अब ये बिजनेस आप रिस्को प्लेटफॉर्म पे करोगे तो सबसे बड़ा फायदा आपको ये है कि इस तरह का बिजनेस करने के लिए आपको रिस्को प्लेटफॉर्म पे ना पैसे की ज़रूरत है, ना आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत, ना ही आपको किसी भी तरह का माल सामान प्रोडक्ट इन्वेंटरी को खरीदना है अपने पैसों से। आपको कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं माल सामान को खरीदने के लिए भी, क्योंकि सारी फैसिलिटीज रिस्को खुद आपको प्रोवाइड करेगा। प्लस दोस्तों, सबसे कमाल की बात यह है रिस्को प्लेटफॉर्म पर बिजनेस शुरू करने की कि आप इस बिजनेस को घर बैठे बैठे केवल अपने मोबाइल के थ्रू, आप जहां रहते हैं वहीं से आप केवल 20 मिनट में अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इंटरेस्टेड है और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि ये 15 अलग अलग तरह के कैटेगरीज के कौन से बिजनेस है जिसको आप बिना पैसे, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना माल सामान के रिस्को प्लेटफॉर्म के ऊपर केवल 20 मिनट में शुरू कर सकते हैं, तो ये पूरी डिटेल में जानकारी आज मैं आपको एक वेबिनार के द्वारा देने जा रहा हूँ। और ये वेबिनार आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। और इस वेबिनार को फ्री में देखने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो पहले लिंक दी है रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार की लिंक, आपको उसे क्लिक करना, क्लिक करके आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल के ऊपर अपने समय के ऊपर इस वेबिनार को देख सकते हैं और देखकर नॉलेज लेकर वहां से रजिस्ट्रेशन करवा के आप रिस्को प्लेटफॉर्म को अपने मोबाइल पे यूज करके अपना मनपसंद ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। देखिए, ये एक ऐसा वेबिनार मैंने बताया दोस्तों जिसमें मैंने 15 अलग अलग कैटेगरी के बिजनेसेस बताए, कौन से बिजनेस है ये बताया, कितना ग्रोथ है ये बताया, प्लस रिस्को प्लेटफॉर्म पे आप बिजनेस करने जा रहे हो तो रिस्को आपको कौन सी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देने जा रहा है जिसको यूज करके आप बहुत तेजी से सफल हो सकते हो और अपने बिजनेस को पूरे इंडिया में एक्सपांड करके खूब पैसा कमा सकते हो। और दोस्तों, कमाल की बात यह है कि आपके लिए जीरो रिस्क बिजनेस है, ना आपको पैसा लगाना है, ना इन्वेस्टमेंट करना है, ना आपको माल सामान लेके आना है। तो किस तरीके से बिजनेस कर पाओगे ये पूरी डिटेल में जानकारी मैंने इस वेबिनार में दी है। तो फायदा कैसे उठा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार की लिंक क्लिक करें, क्लिक करके इस वेबिनार को पूरा देखें और रिस्को प्लेटफॉर्म पे अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करें। थैंक यू वेरी मच।